सभी बच्चों को और मेरे साथियों को जूनियर हाई स्कूल सिसौना बिलारी के द्वारा चल रही ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। मैं आपका सहायक अध्यापक महेंद्र सिंह बिष्ट आपके लिए अपनी नई वीडियो में विषय भूगोल के कक्षा 7 पाठ 2 पृथ्वी के स्थल रूप का वीडियो लेके आया हूं मैं। और हम इस वीडियो में पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थल आकृतियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस स्क्रीन में पाठ का नाम पड़ा हुआ है, विषय भूगोल कक्षा 7 पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के धरातल पर यानी उसकी सतह पर हमें जो भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं, इन आकृतियों से मतलब ज़मीन की आकृतियां, कहीं पर नदी हैं, कहीं नाले हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं टीले हैं। इन सभी आकृतियों को हम स्थल आकृतियां कहती हैं। और इन स्थल आकृतियों के कारण ही हमारी पृथ्वी का ये प्राकृतिक भूदृश्य बनता है, जो हमें बहुत ही सुंदर और लुभावना लगता है। इन स्थल आकृतियों में अलग अलग प्रकार की आकार होते हैं। इस पाठ में इन स्थल आकृतियों को उच्चावच के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे जो ये उच्चावच शब्द आया बच्चों, इसका मतलब ऊंचाई और नीचाई। जमीन का कोई भाग बहुत ऊंचा और कोई भाग नीचा। इस ऊंचाई नीचाई के आधार पर पृथ्वी में जितनी भी स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग महाद्वीप एवं महासागर, और नंबर दूसरा पर्वत पठार एवं मैदान, और नंबर तीसरा टीले, नदी, घाटियां और डेल्टा। कक्षा 6 में आप लोगों ने महाद्वीप एवं महासागर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। महासागर का मतलब बहुत बड़े बड़े जल की राशियों से, और महाद्वीप का मतलब बहुत बड़े बड़े स्थल खंडों से होता है। आज हम लोग द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत पठार एवं मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसका अध्ययन करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर एक फ़ोटो आ रहा होगा। इस फोटो स्क्रीन में लगभग सभी प्रकार की पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली स्थल आकृतियों को दिखाया गया है। देखिए, ये जो आपको नीला नीला भाग यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसकी को हम महासागर कहते हैं। और ये जो पूरा स्थलखंड है, ये देखिए, पूरा स्थलखंड जो है ये इस प्रकार ये महाद्वीप में आते हैं। ये महाद्वीप कहलाते हैं, जो बड़े बड़े इस पृथ्वी पर स्थलखंड हैं, जो हमने कक्षा 6 में भी पढ़े थे। और इन स्थल खंडों में ही अलग अलग प्रकार की स्थल आकृतियां आप देख रहे हैं। आज हम इस पाठ में द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, कहने का मतलब ये पर्वत, ये पठार, ये पहाड़ियाँ, ये मैदान, इन 4 प्रकार के उच्चावच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा टॉपिक आ गया है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, पर्वत एवं पहाड़ियाँ। बच्चों, पहले हम ये पर्वत और पहाड़ी का थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लेंगे। पर्वत और पहाड़ी एक ही प्रकार की स्थल आकृतियाँ होती हैं और एक ही कारणों के द्वारा बनती हैं। अंतर इतना है कि पर्वत जो होते हैं उनकी ऊंचाई सामान्य समतल से बहुत ऊंची होती है। इतनी ऊंची होती है कि वहाँ पर बर्फ़ों का जमाव होता है, और जो पहाड़ियाँ होती हैं उनकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है। पर्वतों पर बर्फ़ जमने से इनके शिखर जो है वो नुकीले प्रकार के हो जाते हैं, जबकि पहाड़ियों के शिखर पर्वतों के समान नुकीले नहीं होते। इसलिए इन दोनों स्थल आकृतियों में केवल ऊंचाई का अंतर होता है। अब हम लोग ये जानें कि ये जो पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं ये बनती क्यों हैं। पहले तो पृथ्वी के धरातल पर कोई भी स्थल आकृति है तो उसके बनने का कारण के पीछे जो पृथ्वी के अंदर, उसकी परतों के अंदर और या बाहर जो चट्टानें हैं जिनको हम शैल कहते हैं और आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उनका बहुत बड़ी कारण होता है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको मालूम है पृथ्वी के अंदर जो इसकी परतें हैं वो चट्टानों के रूप में ही पाई जाती हैं और ये चट्टानें प्लेटों के रूप में होती हैं। इन पृथ्वी की परतों के अंदर लगातार क्रियाएं होती रहती हैं। वो हमको अनुभव नहीं होता है, वो इतने धीरे गति से होती हैं कि उनका परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद हमको दिखता है। तो जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं, एक तो चट्टानों के कारण और दूसरे इस पृथ्वी में जो जल है उसके कारण, और जो अन्य कारण हैं वो आपको इसी कक्षा में अगले पाठ 3 में आपको पढ़ाया जाएगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण पृथ्वी का धरातल का रूप बदल जाता है। तो हम इस पाठ में केवल जो उच्चावच द्वितीय श्रेणी के हैं उसमें कौन कौन सी स्थल आकृतियाँ आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वलित पर्वत, नंबर 2 भ्रंश पर्वत और नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत। अब पर्वत भी 3 प्रकार के होते हैं। अब वलित पर्वत और भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत क्या है, तो इसको हम और अच्छी तरह से इस प्रकार समझ पाएंगे कि जब हम इसका एक फ़ोटो देखेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्थल आकृति पर्वत को दिखाया गया है, और ये जो पर्वत है ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत को हम दूसरे शब्दों में मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। मोड़दार पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस कारण से इनका निर्माण होता है उस कारण को हम वलन या वलय कहते हैं या मोड़ कहते हैं। इनका निर्माण सामान्यतः ये कहा जाता है कि जब पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं चट्टानों की, जब एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो धीरे धीरे इनके बीच वाला जो धरातल है वो उठने लगता है, और कालांतर में इस प्रकार के वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और हमारे देश में वलित पर्वत का
बहुत खूबसूरत उदाहरण हमारा हिमालय पर्वत ही है। बाकी दुनिया में आल्पस, एटलस, रॉकीज, एंडीज आदि बहुत प्रकार के पर्वत इसी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला देखिए, जो मैंने बताया आपको भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत का एक चित्र ये देखिए। इस भ्रंश पर्वत में इसके आसपास आपको इस श्रेणी का कोई और शिखर या पर्वत नहीं मिलेगा। इसी को ही हम ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थित पर्वत कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? कभी कभी कोई बहुत बड़ी चट्टानों में दरार पड़ जाने से आसपास का जो हिस्सा होता है वो नीचे धंस जाता है, या किसी कारणवश किसी चट्टान में या धरती के उस खंड में बीच का भाग अपने आप ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। और इसी भ्रंश पर्वत के आसपास में जो इलाके धंस गए हैं किसी कारण, वो भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं। हमारे भारत में नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सारी चीज़ें भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वतों के उदाहरण हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी पर्वत। ये देखिए, ये एक ज्वालामुखी का चित्र आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ये ज्वालामुखी का चित्र में ज्वालामुखी फूटने की घटना को दिखाया गया है। पहले तो ज्वालामुखी होता क्या है? हमारी पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है वो हर स्थान पर एक जैसी नहीं होती। कहीं कहीं पर पृथ्वी की भूपर्पटी कमज़ोर होती है और वहाँ पर एक खुला रास्ता बन जाता है और वहीं से ही हमारी पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, वो उस रास्ते बाहर निकलने लगता है और निकलने के बाद उसी रास्ते से लावे का बहाव शुरू हो जाता है। और ये ज्वालामुखी एक ही बार में शांत नहीं होते हैं। इसमें ज्वालामुखी फूटने की, उसके अंदर से लावा निकलने की घटना लगातार होती रहती है और वो जो लावा होता है उसके चारों तरफ इसी प्रकार से, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में, वो जमता रहता है और कालांतर में ये एक पर्वत का निर्माण कर देता है जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और ये पर्वत आप देख रहे हैं शंकु के आकार का हो जाता है। दुनिया के बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं, जैसे मोना लोआ, चिम्बोराजो, क्राकातोआ, विसुवियस, जो आप जिसका नाम परिचित भी हैं, विसुवियस पर्वत, ये सारे ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। अपने भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है, वहाँ पर भी हमारा एक ज्वालामुखी पर्वत है जो सक्रिय है। तो इस प्रकार आपने पर्वत क्या होते हैं, कैसी स्थलाकृति होती है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, इसका आपने अध्ययन कर लिया। अब हम आगे एक स्क्रीन पे चलेंगे और उस स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा पठार। अब ये पठार कैसी रचना है? पृथ्वी के धरातल पर एक ऐसी संरचना जो मैदान से ऊंचे और इनका जो शिखर होगा वो चौरस होता है, यानी सपाट होता है, परंतु इनकी ऊंचाई पर्वतों या पहाड़ों की अपेक्षा कम होती है।
ऐसी आकृति को हम पठार कहते हैं। इन पठारों के जो शिखर होते हैं यानी जो चोटियां होती हैं वो पर्वत या पहाड़ों की समान नुकीले नहीं होते हैं, परंतु इन पठारों के जो किनारे हैं, यहाँ पर ये रा के स्थान पर ना आ गया है, आप लोग इसको रा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। पठारों के किनारे तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। सामान्यतः ये जो पठार होते हैं इनका जो निर्माण है ज्वालामुखी के फटने के बाद जो उद्गार निकलकर बहुत मैदान में फैल जाते हैं और ठंडा हो जाता है, उसके कारण हुआ है। और इसका दूसरा कारण विभिन्न प्रकार की चट्टानों की कठोरता, क्योंकि चट्टानें हर समय एक जैसी तो होती नहीं है। कोई चट्टान बहुत मजबूत है, कोई चट्टान कमज़ोर है। उन चट्टानों पर पानी के बहाव के द्वारा भी इन पठारों का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले बता दिया, जहाँ पे ये ना लिखा है वहाँ आप रा पढ़ लेंगे। अब आपके समझ में अभी आप कंफ्यूज होंगे कि पठार कैसे होते हैं, हमने तो देखे नहीं हैं। हम लोग तो मैदान में रहते ही हैं, आप पर्वतों को आसानी से समझ सकते हैं। उसके चित्र भी आपने देख लिए हैं। कुछ लोग घूमने जाते हैं नैनीताल उत्तराखंड, तो वहाँ पे आपको पर्वतों और पहाड़ों की जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। लेकिन ये पठार कैसे होते हैं इसका आप अगले चित्र में देखिए। ये देखिए, ये एक आप बहुत अच्छा सा डायग्राम आया है भौगोलिक परिदृश्य का। इसमें सभी प्रकार के स्थल आकृतियों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जिससे आप आसानी से अंतर करके उसको जान सकते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये माउंटेन जिसको हम पर्वत कहते हैं, देखिए इसका शिखर कितना ऊंचा है और उस शिखर पे बर्फ़ का भी हिमपात हो रखा है, बर्फ़ का जमाव है। उसके बाद इसी पर्वत की जो दूसरी श्रेणी है ज्वालामुखी, वो ये देखिए आप, ये ज्वालामुखी पर्वत है, दिख रहे हैं आप लोग। और इतनी ऊंचाई के ये पर्वत है और ये आपको हिल दिखाई दे रही है। ये देखिए हिल, इनकी ऊंचाई पर्वतों से कम है और जिसके कारण इनके शिखरों पर बर्फ़ों का जमाव हमेशा नहीं रहता है, केवल हिमपात के समय रहता है। अब असली हमारा टॉपिक आया था पठार। ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये यहाँ लिखा है PLATEU, प्लेट्यू। ये पठार का अंग्रेजी शब्द है। प्लेट्यू माने पठार। अब देखिए, ये जो पठार है इसका शिखर, जो इसकी चोटी है वो नुकीली नहीं है, बल्कि मैदानों की तरह ही सपाट है और समतल है। जबकि इसका ये जो किनारे हैं, ये जो हैं तीक्ष्ण धार वाले हैं, यानी कि यहाँ से पानी और नीचे जो मैदान है उसके बीच में अंतर है। तो इनके ये जो किनारे हैं ये तीक्ष्ण धार वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इन पे ढाल होता है, जबकि ऊपर जो है वो सपाट होता है। और ये जो पठार हैं मैदानों से, ये आप इलाका मैदान का देख रहे हैं, मैदानों से ये ऊंचे हैं और इन पर्वतों से इन पठारों की ऊंचाई कम है। तो इस चित्र के द्वारा आपको पठार, पर्वत और पहाड़ी में अच्छी प्रकार से अंतर समझ में आ गया होगा। अगली स्क्रीन पे चलिए। अब आएंगे हम लोग इसका आखिरी जो प्रकरण है, मैदान। बच्चों, मैदान वही भाग है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश भारत का उत्तरी मैदान कहलाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ मैदान है। तो इसकी परिभाषा हम थोड़ा समझ लेंगे। और
कि पृथ्वी पर एक समतल एवं नीचे वाले स्थल रूपों को मैदान कहा जाता है। सामान्यतः इनका ढाल बहुत ही कम और मंद होता है। छोटे छोटे उच्चावच ऊंची नीची स्थान को छोड़कर यह मैदान लगभग समतल एवं सपाट होते हैं। जैसे भारत का उत्तरी मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। सामान्यतः इन मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है। यह मैदान अपने उपजाऊपन के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं और इसी कारण दुनिया के सभी मैदानी भागों में दुनिया की अधिकतम आबादी निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए अनुकूल अवस्थाएं पाई जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से मैदान बन जाते हैं, तो ये क्रिया बहुत शीघ्र नहीं होती है। ये लाखों करोड़ों वर्ष लगातार जो नदियाँ गई हैं, नदियाँ पानी लेके आई हैं, अपने साथ चट्टानों को घिसते हुए उनके बालू रेत को नीचे लाती हैं और तब ये मैदानों का निर्माण होता है। ये बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती है। आइए एक स्क्रीन में तीनों स्थल आकृतियों को फिर से देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास फिर से एक नई स्क्रीन आ गई है जिसमें सारी स्थल आकृतियों को दोबारा हम लोग एक बार समझ लेंगे, जिनको हमें केवल पढ़ना है। और जब आगे आप कक्षा इसका अगला चैप्टर हो गया, उसमें जो और स्थल आकृतियाँ होंगी उसको भी हम इसी में से क्लियर कर लेंगे। ये देखिए, ये है पर्वत, ये देखिए वॉल्केनो ज्वालामुखी पर्वत, ये देखिए हिल्स, इतने ऊंचे ऊंचे हिल्स हैं। आप इसको भी हिल्स में काउंट कर लेंगे, ये भी हिल्स में ही आएगा। इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, ना ही ज़्यादा शिखर है। अब देखिए, ये जो हिस्सा है जहाँ प्लेन लिखा है, ये मैदानी भाग है हमारा, और ये जो हिस्सा आ रहा है, ये देखिए, ये हिस्सा जो है वो पठार कहलाता है, जहाँ पर ढाल बहुत है, तेज, ऊपर के शिखर समतल और सपाट हैं और इनकी ऊंचाई पर्वतों से कम और मैदानों से अधिक होती है। हमारे देश के समीप ही तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है और दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार और बहुत सारे पठार दुनिया में हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ आपको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान, इन चीज़ों के बारे में आपको सही प्रकार से जानकारी मिल गई होगी और आप अगर भविष्य में कहीं पर आप भ्रमण के लिए जाते हैं तो इन आकृतियों को आप आसानी से पहचान पाएंगे और इससे संबंधित अगर आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाती है अपने दोस्तों के द्वारा गांव में, तो आप इसका अध्ययन कर लें। अगली वीडियो में मैं इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। नमस्कार। थैंक यू।